नमस्कार। प्राइम टाइम में आज मैं क्रांति संभव हूं आपके साथ। लेबर और श्रमिकों के बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करते भारत में, क्योंकि अपने मजदूरी अपने यहाँ केवल मजबूरों का काम माना जाता है। भले ही बॉलीवुड या फिल्मों में हीरो लेबर क्लास से भी आए, लेकिन असल जिंदगी में वो चर्चा ग्लैमरस नहीं बनती। भले ही उनकी बनाई मोटरसाइकिलों कारों में हम रोज घूमें, बनाए कपड़े रोज पहने, और इसके पीछे एक सटीक वजह वो भी है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताई, क्योंकि भारत में मैनुअल लेबर की इज्जत नहीं की जाती। और ऐसे में स्वाभाविक है कि आम चर्चा में हमें लेबर, उनके अधिकार, कानूनों और कानून की खामियों पर ज्यादा जानकारी है भी नहीं। लेकिन आज लेबर लॉ, श्रमिकों के अधिकार और उनकी स्थिति पर सवाल उठाने का दिन है, क्योंकि आज भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक जयते की स्कीम का ऐलान किया, जिसमें लेबर के लिए कई नियमों में तब्दीली की गई। कंपनियों के लिए प्रक्रिया को आसान किया गया। इसके तहत श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया। नई लेबर इंस्पेक्शन स्कीम लॉन्च की गई। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लाने की बात की गई, जिससे कंपनी बदलने पर भी ईपीएफ की पोर्टेबिलिटी बनी रहे। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस स्कीम के जरिए श्रमिकों, फैक्ट्री मालिकों, उद्योगपतियों और सरकार सबका काम आसान हो सकता है। हालांकि पीएम ने यह भी कहा कि श्रमिकों के नजरिए से देखें तो ही श्रमिकों का भला होगा, मालिकों के नजरिए से देखने पर नहीं होगा। लेकिन यही एक और पहलू है कि लेबर लॉ में तब्दीली सरकार उन मल्टीनेशनल कंपनियों की सुविधा के लिए भी कर रही है, जिनमें से कई के मालिकों ने प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के वक्त कहा था कि वो भारत में इसलिए नहीं आना चाहते या फैक्ट्री बिठाना चाहते क्योंकि यहां पर लाल फीताशाही काफी है और लेबर लॉ बहुत कड़े हैं। अब अगर मोदी सरकार मेक इन इंडिया मुहिम की सफलता के लिए उनकी ये जरूरी है कि इन नियमों को आसान किया जाए। तो आज प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस नई स्कीम को, जिसके लिए हमारे साथ इस सेक्टर से जुड़े वो खास लोग हैं जो इस बारे में गहराई से हमें समझा सकते हैं, अलग अलग सवालों के जवाब दे सकते हैं और कुछ सवाल उठा भी सकते हैं। हमारे साथ परंजॉय गुहा ठाकुरता हैं जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, पवन कुमार साहब हैं जो सचिव हैं भारतीय मजदूर संघ के, रवि विक साहब हैं उद्योग सेल बीजेपी से, और इसके अलावा पूर्व प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी पीएस अगवान साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो महासचिव हैं कोसिया के, जो छोटी कंपनियों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एसोसिएशन है, और वहीं सुदेश देवरॉय साहब भी हमारे साथ हैं, सचिव C2 के। और आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। थोड़ा अलग तरीके की चर्चा है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के मुद्दे पर हम लोग ऐसी बहस देखते नहीं हैं, इसलिए मेरी भी जानकारी कम है और हमें लगता है दर्शकों को भी आप लोगों से कुछ सीखने या जानकारी लेने का आज मौका है। सबसे पहले तो संक्षेप में आप सबसे प्रतिक्रिया में लेना चाहूँगा, आज जो ऐलान हुआ है, आमतौर पर इस तरह के ऐलान हम नहीं देखते हैं, उसके बारे में क्या आप सोचते हैं, जो श्रमेव जयते के नाम से आज हमारे दिन की शुरुआत हुई थी? आज मैं मेरा संस्था सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस और सारे मजदूर संगठन की ओर से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो समझदारी है, ये आज मजदूर आंदोलन और मजदूर संगठन के लिए एक काला दिवस हम मानते हैं। काला दिवस क्यों? कि पिछले कुछ दिन से जो श्रमेव जयते और उसके साथ दीनदयाल उपाध्याय जी का भी नाम जोड़ा गया है, तो उसके बारे में पवन जी बताएंगे। लेकिन श्रमेव जयते नारा देके जो कार्यक्रम हुआ है, ये श्रम को तो जयते किए ही नहीं, श्रम को जहन्नुम में भेजा है। श्रम और श्रमिकों को जो व्यवस्था इन्होंने ऐलान किया गया, ऐसा क्या है? ऐसी क्या चीजें आपने और इसमें कुछ बुनियादी बात अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, पवन जी भी बताएंगे कि एक तो है श्रमिक के लिए, श्रम को जय जय करने के लिए, लेकिन कार्यक्रम के श्रमिक का कहीं नामो निशान नहीं है। ये वर्तमान सरकार के साथ बार बार हम देख रहे हैं कि श्रमिक ILO के ओर से बताया जाता है सोशल पार्टनर, त्रिपक्षीय, लेकिन एक पक्ष जो है ना, मूल पक्ष जो है ना, जो मेन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जो है ना, इनका कोई कुछ नहीं है इसमें। नंबर 1। 2 नंबर बात है, ये कार्यक्रम का जब से अखबार में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तब से ये आर्टिकल आ रहा है, नारा दिया जा रहा है, क्या है कि आज का कार्यक्रम के बारे में एडवांस ही बता दिया गया है, तथाकथित इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जा रहा है। खाली इतना समझ लीजिए कि मजदूर और जो कैपिटल वो दो विरोधी पक्ष है, और उसमें गेम अगर होगा और उसमें कोई अंपायर नहीं रहेंगे, ये जंगल राज होगा। इसलिए वहां से जो ऐलान हुआ है, ये जंगल राज है ट्रेड यूनियन का प्रतिक्रिया, और ट्रेड यूनियन इसके डट के इसका मुकाबला करेंगे। और यही यहाँ हो रहा है कि श्रमिक के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं है। आप कह रहे हैं अंपायर नहीं होगा, अंपायर को कहाँ खत्म किया गया? इंस्पेक्टर भूमिका को सीमित किया गया। कोई भी हमारा देश में मजदूर कानून लागू करने के बारे में जो डिफॉल्ट
दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो एक तो वैसे कानून लागू नहीं होते और सारे कानून आप खत्म कर दोगे। अभी जो एक स्मॉल फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया उसमें से ऑल टोटल नंबर 1 2 3 4 14 लेबर लॉज को उस कानून के दायरे का बाहर कर दिया गया है। बात ये बारीकी से चर्चा ये नहीं कि क्या नया कानून क्या बनाया, क्या दायरा होगा, एक तो लागू करते ही नहीं और दूसरा बात जब आप इसको एकदम उनका दायरा का बाहर कर देते, क्या मैसेज आप दे रहा है। लेकिन इतने सालों से चर्चा चल रही थी ना कि जो भी लेबर कानून है, जो लेबर कानून है वो पुराने पड़ चुके हैं, एक नए, ठीक है। हाँ, आप जो कह रहे हैं, आप कई मुद्दों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये भी तो चर्चा इतने सालों से चल रही थी कि लेबर लॉज में बदलाव की गुंजाइश है, क्योंकि इतने सालों से पुराने कानून पड़े हैं। और आपसे हम जानना चाहेंगे साहब, दो चीजें बताई इन्होंने। एक तो कहा कि काला दिवस है, साथ में उन्होंने कहा कि अंपायर ही खत्म हो जाएगा इस त्रिपक्षीय बातचीत में। ये एक पुरानी कुछ सोच चली आ रही है। ये कानून जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो हम मान रहे हैं कि ये गलत है, अंग्रेजी राज के वक्त से, वो गुलामी के वक्त से जो चले हुए, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब हुकूमतें बदली हमने सोचा तो एक वो अजीब सा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जिसका मतलब क्या कि जो वर्कर के हित में है वो एम्प्लॉयर के हित में है ही नहीं, जो एम्प्लॉयर के हित में है वो वर्कर के हित में हो ही नहीं सकता। ये हमारी कल्चर नहीं है, ये गलत था। कहीं से अमेरिका से रशिया से घूमता घमाता हुआ हमारे यहाँ पहुंच गया, उसको तोड़ना था। ये 60 साल से उसी ने सत्यानाश कर दिया। आप कहते हैं जो चीज सोचो कि जी एक कानून बना दो, 40 कानून है इस वक्त। एक छोटी फैक्ट्री वाले पे 40 कानून, और राज्य फिर एक इंस्पेक्टर बना दो, नहीं इंस्पेक्टर के ऊपर एक सीनियर इंस्पेक्टर, नहीं उसके ऊपर एक असिस्टेंट कमिश्नर, फिर एक और कमिश्नर। अरे खुदा के वास्ते उस पर भरोसा करो आदमी पे। अंग्रेजी वक्त था जहां वो कहते थे हिंदुस्तानी पे भरोसा नहीं करना, शक है, आप यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस, हम तो मानेंगे तुम मुजरम हो। अरे खुदा के वास्ते उसको बदलो। आज बदलने का वक्त है, आज एक नई सुबह है। जो आज का वक्त है ये हिस्ट्री में देशों की कभी कभी आता है। आप ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो एम्प्लॉयर्स या मालिकों के की सुविधा की बात की गई हो वो मजदूरों के खिलाफ जाए। आप इससे सहमत हैं? 2-3 बातें मैं इसमें कहना चाहता हूँ। आज श्रम लेबर डिपार्टमेंट का कार्यक्रम हुआ, ये पहली बार हुआ देश के इतिहास में कि लेबर रिप्रेजेंट करने वाले मजदूर संगठनों को सरकार ने इनवाइट ही नहीं किया, निमंत्रण ही नहीं दिया। सरकार के मन में ऐसा क्या भय है कि जो हमारी अनुपस्थिति में सरकार घोषणा करना चाहती है? घोषणा से वो तो लागू पहले ही हो गया था, आज तो एक औपचारिक घोषणा थी। अगर आप नहीं भी अगर वहां जाते भी तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। ये त्रिपक्षी नहीं था, ये एक ऑल जैसा इंडिया प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि ये तो लागू उन्होंने पहले ही कर दिया। नहीं ये ऑल इंडिया के आप ये कह रहे हैं कि सांकेतिक तौर पर भी बुलाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। ऑल इंडिया के लेबर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस, इंस्पेक्टर राज की बड़ी चर्चा होती है, आज भी चर्चा इंस्पेक्टर राज हटना चाहिए। विषय क्या है समझने का कि जितने भी देश में कानून है, वो सेल टैक्स का कानून होगा, वो इनकम टैक्स का कानून होगा, वो कस्टम का कानून होगा, बाकी कानून होंगे, उसमें 2 पक्ष रहते हैं, कारखाना मालिक और इंस्पेक्टर। ठीक है। इसमें एक तीसरा पक्ष जुड़ा हुआ है। कौन सा? मजदूर। यानी मजदूरों के हितों की सुरक्षा करना ये सरकार का दायित्व है। आज जिसको लेबर लॉ बड़े सख्त है ये कहा जाता है, और जापान के उद्योगपति कहते हैं कि भारत के श्रम कानून बड़े सख्त हैं। जापान का उद्योगपति भारत में आकर अपने मजदूरों जैसी सुविधा यहां देना चाहता है क्या? वो यहां आकर के वो सुविधा नहीं देना चाहता। दूसरी बात, आज श्रम कानून जिसको ये कहते हैं बड़े सख्त है, 1990-91 में जब से ये नई पॉलिसी आई है, अगर हम देखेंगे उसमें 92% मजदूर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, ठीक है। 8% मजदूर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में था। आज उसमें से पिछले 20 साल में 2% मजदूर रिड्यूस होकर के वो संख्या 94 हो गई असंगठित क्षेत्र की, और संगठित क्षेत्र की संख्या ये 6% से भी कम आई है। हाँ, तो क्या इसकी वजह ये नहीं कि कड़े कानून इतने कड़े हैं कि यहाँ पर आज सरकार ने और स्वयं भारत सरकार ने और स्वयं भारत सरकार का लेबर डिपार्टमेंट में लेबर सेक्रेटरी, ठीक है, वो ही
आज पैरेलल नेचर के जॉब में, स्थायी प्रकृति के काम में 57 कर्मचारियों को एंगेज किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पर। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सिचुएशन आज ये है, हायर एंड फायर किसी कानून की जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही का लाइसेंस ही 1 साल के लिए मिलता है उसको। तो ये तो कानून पहले से ही था ना सर, पहले तो से इसमें है। तब्दीली की तो जरूरत तब्दीली की जिसमें माने अगर तब्दीली ये उस थी कानून से भी कि अगर उस कानून शोषण हो में- रहा है मजदूरों का, उस तो तब्दीली की कानून गुंजाइश तो शोषण थी। हो रहा है, उस कानून में इस प्रकार की तब्दीली करते कि मजदूर हितों की सुरक्षा होती। मजदूर हितों की सुरक्षा करने की बजाय मजदूरों को और दांव पर लगा चलिए दिया। हम इस पर हम पुरंजा के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया पीएस सागवान साहब आपसे हम लेना चाहेंगे, क्योंकि आप उस पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं जहां जिनके खिलाफ यहाँ पर बात हो रही है। आप क्या मान रहे हैं, क्या वाकई केवल ये मजदूरों के खिलाफ है या दोनों को ही इससे फायदा होगा अगर कुछ इसमें से बातें सटीक तरीके से लागू हो गई तो? जी अगवान साहब आपसे ही पूछ रहे थे, या आप जरा सवाल दोहराएंगे प्लीज। कि केवल फायदा कंपनियों को ही होगा कि यहां पर मजदूरों के हित को क्या वाकई बिल्कुल अनदेखा किया गया है, जैसा कि यहां पर हमारे 2 सदस्य मान रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि 40 वर्कर्स के नीचे लघु उद्योग की परिभाषा की गई है। उसके अंदर अभी जो छोटी छोटी कंपनियां जहां 2-3 वर्कर्स है, जहां गुमास्ता कायदा लगता है, वो लोग भी इसके दायरे में आ गए। और 14 कायदे एक साथ करने के बाद में जो कायदा है उसके अंदर वेलफेयर ऑफ द वर्कर एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर, मतलब सुरक्षा और उनका कल्याण, ये दोनों की उसके अंदर पूरी केयर ली गई है। तो ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन लेबर लॉज का दायरा बहुत बड़ा है और इसका पास होने के बाद में स्टेट लेवल पे इसका नया कानून आना, उसके रूल्स फॉर्म होना और इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे होने के लिए बहुत समय लगेगा। ठीक है, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में अभी एक अमेंडमेंट की गई है, जिसके अंदर ग्रेजुएट्स और एसएससी लोगों को अंदर किया गया है। इसके अलावा बहुत बड़ा एक सेगमेंट ऐसा है विच इज अनएम्प्लॉयबल, मतलब स्कूल ड्रॉपआउट्स है। स्कूल ड्रॉपआउट्स को ट्रेन करने वाले खाली एमएसएमई है, यानी सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, ये लोग उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन किसी को भी अभी तक किसी भी एक्ट में कवर नहीं किया। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन्हें अनएम्प्लॉयड समझा जाता है। अभी तक ये वाउचर के ऊपर पेमेंट करके लोग उनको क्लियर कर रहे हैं। इनको भी इस दायरे में लाना है, तो अप्रेंटिसशिप एक्ट को ऐसे लोगों को भी कवर उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, पुरंजा आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर दोनों पक्ष आपने सुना, उसी जरा हमारे तरह दर्शकों को 18 से समझाइए कि 21 यहाँ पर उम्र जो मामला हम किस तरीके से देखें इसे। देखिए, इतना आसान नहीं है, ये सफेद और काला बात नहीं है, इसमें बहुत बुरा रंग है। देखिए, जो अभी अभी इन्होंने अगवान जी बताया, अभी अभी जी पवन कुमार जी बताया, हमारा देश में 90% से ज्यादा या 92 या 94% जो श्रमिक है, जो श्रम करते हैं, वो असंगठित है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। उसके लिए ये कानून का कोई लेना देना है ही नहीं, ये पहला बात है। तो हमारे जो ट्रेड यूनियन मित्र है, जो इन लोग जो संगठित जो कर्मियों की बात कर रहे हैं, ये पूरा हमारे वर्कफोर्स का 8% के आसपास है, 8 या 6%, ठीक है, हम मान लिया। दूसरी बात यह है, देखिए, कुछ सालों से ये सरकार ने, पिछले साल भी कंपनीज एक्ट को जिस तरह से इसको बदला गया है, ये सारे जितने अभी नया नया जिन्होंने घोषणा किया, इसमें खास नया कुछ नहीं है। इसमें हाँ, वेबसाइट में एक नया फॉर्म आएगा आपका 16 कानून के साथ एक साथ, और 72 घंटा में आपको बताना पड़ेगा। मगर देखिए, ज्यादा से ज्यादा जो मजदूर है उसको तो परमानेंट नहीं है, उसको 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर दोबारा 11 महीना। आप देखिए, गुड़गांव जाइए, मारुति का कारखाना में देखिए क्या क्या हुआ। वहां पे जो परमानेंट है वो 3 गुना 4 गुना पैसा मिलता है, जो 10 गुना, ठीक है। जो 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 असंगठित है उसका हर 11 महीना उसका कॉन्ट्रैक्ट, वो जो आपका घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, वो जब 8-10 हजार मिलते हैं, उनको भी वही 8-10 हजार मिलता है महीना में। ये पहला बात है। दूसरी बात यह है, देखिए, राजस्थान सरकार ने, वो राज्य का सरकार बदल रहे हैं या बदला भी दिया है, मगर हमारे पूरा जो देश में बहुत सारे कानून हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसमें अभी तक कुछ बदलाव नहीं है। तो मेरा कहना यह है, मोदी जी दिखाने चाह रहे हैं कि हम, हमारे जो बड़े बड़े पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, उनको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप आसान से अपना कारोबार कर सकते हैं, आप आइए हमारे देश में निवेश कीजिए, मेक इन इंडिया, ये सब उन्होंने अमेरिका में ये सब बताया।
वो अभी कह रहे हैं कि ये आप कीजिए, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक कह रहे हैं कि भारतवर्ष में कारोबार करना बहुत मुश्किल है, तो ये हम आसान आपके लिए कर रहे हैं। और इन्होंने ठीक कहा, ये पूरा जो हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए है, उनको दिखाने के लिए है। सचमुच इसमें बेरोजगारी कम हो जाएगा, ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा, ये समय बताएंगे। और मेरा ख्याल है जो लोग निवेश करते हैं, बहुत कारण से निवेश करते हैं, और ये जो लेबर लॉस के बात होते हैं वो एक कारण होता है। अभी अभी लेबर इंस्पेक्टर का बात इन्होंने किया, आप एक्साइज इंस्पेक्टर के बात सुनिए, आप और भी इंस्पेक्टर है जो पर्यावरण का इंस्पेक्टर है, हर जगह में भ्रष्टाचार है, सिर्फ लेबर इंस्पेक्टर अकेला नहीं है। तो मेरा कहना है कि पूरा अगर उद्योग जो माहौल का अगर आपका बदलाना है और आप सचमुच चाहेंगे कि लोग यहाँ पे निवेश करें, और बहुत कुछ करना है। आपका बुनियादी ढांचा देखिए क्या हालत है। आप देखिए कुछ सालों से हमारे देश के बड़े बड़े जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, वो विदेश में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, अपने देश में नहीं निवेश कर रहे हैं। और फिर हम विदेशी निवेशक को कह रहे हैं अब आइए आइए। और मल्टी ब्रांड रिटेल में आप जानते हैं क्या क्या अभी भी विवादित विषय है, वो आएंगे कि नहीं। तो ये विषय देखिए, मोदी जी भी बहुत सारे कार्यक्रम का घोषणा कर रहे हैं, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, ये भी ऐसा एक और अभियान है। मगर ये पूरा हमारा जो वास्तव जो है कितना जल्दी बदलेगा, ये अलग सवाल है। ये अलग सवाल है जो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लागू होगा। लेकिन विज साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिन मुख्य मुद्दों के बारे में परंजय कह रहे हैं, वहाँ में क्या बदलाव कर रहे हैं जिससे कि वाकई मजदूरों की जो स्थिति है वो बदले। क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं बहुत सारे कानून पुराने पड़े हुए, उनमें क्या बदलाव हो रहा है, चाहे वो डिस्प्यूट की बात करें, ट्रेड यूनियन एक्ट की बात करें और अप्रेंटिसशिप एक्ट की बात करें, उन सब में। देखिए, जैसे पवन ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसको ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करती है, वो 7%, 7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। 100 आदमी है, 7 ये है, 93 बार। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो 10.5%, 1.5 टाइम्स ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, सिर्फ कंस्ट्रक्शन। ठीक है। कंस्ट्रक्शन का जो आदमी है उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। जो वर्कर है, क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि उसका काम आज जहां वर्कर कर रहा है, कल दूसरी जगह चला गया, परसों शहर छोड़ के लखनऊ चला गया, फिर बनारस चला गया, जहां नौकरी मिली घूमता रहा। प्रोविडेंट फंड में, सोशल सिक्योरिटी में एसेंशियल था कि उसका एक परमानेंट अकाउंट नंबर हो, जैसे बैंक अकाउंट आजकल है, जहां भी जाएगा वो उसका चलेगा। कई सालों से कोशिश हो रही थी, मैं सीबीटी का मेंबर 10 साल से हूं, नहीं हो पा रहा था। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया और वो कर दिया कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो प्रोविडेंट फंड के वर्कर का हो जाए। हाँ, वो मैं हम अब समझ इससे गया। आप ये समझिए, टोटल इस वक्त जो आदमी कवर्ड है, 4.5 करोड़ इस वक्त वर्कर कवर्ड है प्रोविडेंट फंड। इस मूव से सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर से 6 करोड़ आदमी और कवर हो जाएंगे। नहीं, लेबर लॉ में जब रिफॉर्म की बात आ रही है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, वो हम जानते हैं। लेकिन जो सवाल उठ रहा है कि ये लेबर या श्रमिकों को ध्यान में रखकर केंद्रित ये बात है, या फिर एक इमेज देने की कोशिश की जा रही है, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारत में निवेश करना, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना ज़्यादा आसान होगा, ये दूसरी बात ज़्यादा ठोस लग रही है। नहीं, देखिए इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे इन्होंने भी बोला, सवाल है, आपने कहा कि जी आप एक वर्कर रख सकते हो, जैसे एक बड़ा निकाल नहीं सकते, ठीक है। आज चेंज कर दिया आपने। एक्सपोर्ट में से मुझे ऑर्डर मिला, 2 लाख मैंने कपड़े बनाने हैं, क्रिसमस आ रही है, बना के भेजने हैं, 600-500 मैंने वर्कर लगा लिया। अगला ऑर्डर मुझे नहीं मिला, वो जो 500 वर्कर है उसको मैं निकाल नहीं सकता, सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उसका फैसला कोई इंस्पेक्टर करेगा कि मैं निकाल सकता हूं कि नहीं। जनरल मैनेजर को निकाल सकता हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर को निकाल सकता हूं, वर्कर को नहीं निकाल सकता। अब जैसे इन्होंने ठाकुर जी ने कहा, अब उसको कवर करने के लिए कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क के थ्रू, कहीं उसके थ्रू, कहीं उसके थ्रू, तो कभी इसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ, सीधी बात है। वही सवाल है कि क्या उस पेचीदगी को ये एड्रेस कर रहा है। एग्जैक्टली कर रहे हैं उसको एड्रेस, कि भाई जो चीज कहते हैं रिविजिट दी, जो भी लॉज है उसको रिविजिट करो। और विद दिस एश्योरेंस, और मैं भी इसमें हूं, आप भी सब हैं उसमें जुड़े हुए, हम लोग मिलते हैं,
यू दिस एश्योरेंस कि जो आज बेनिफिट वर्कर को मिल रहा है उसमें से 1% बेनिफिट कम नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। लेकिन जो अननेसेसरी हैं, सिर्फ इंस्पेक्टर के हाथ के लिए, सिर्फ इंस्पेक्टर की रिश्वत के लिए, सिर्फ वो चीजें हटें। कुछ गलतफहमी हो रहा है, सुनिए। ठीक है। फैक्ट शुड बी पुट स्ट्रेट इन। बहुत गलतफहमी हो रहा है। नंबर 1, एम्प्लॉयर का भाई लोगों ने हमेशा बोलते हैं कि ट्रेड यूनियन जो है ओनली 8% 6% के लिए काम करता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है 92% उसके लिए कुछ नहीं है। 62 की वो 92% भी बाय एंड लार्ज ट्रेड यूनियन एक्ट के दौरान कवर्ड थे। आज जो नया कानून लाया गया स्मॉल फैक्ट्रीज एक्ट के नाम पे, जो लागू होगा 40 या ज़्यादा वर्कर जहाँ हैं उसके ऊपर लागू होगा। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माना में इन्वेस्ट के प्रारूप को देखते हुए एक कारखाना में 40 वर्कर बहुत बड़े कारखाना में रहते हैं, ये स्मॉल फैक्ट्री नहीं है। तो नंबर 1, 40 का जो डेफिनेशन देते हुए ये जो 92% और साथ साथ 14 मजदूर कानून इनके ऊपर लागू जो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? 92% वर्कर को आप कोई भी लेबर लॉ का कवरेज से बाहर स्ट्रेट वे ले गया है। इधर बताया जाता है कि ट्रेड यूनियन 92 के लिए कुछ नहीं करता है और इधर आप 92 को नंगा करके उनको कुचलने के लिए व्यवस्था किया। ये फैक्ट जानिए नंबर 1। इससे भी जरूरी बातें हैं, ये जो स्मॉल फैक्ट्रीज एक्ट आया है, ये आया है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 45th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के सिद्धांत के मुताबिक। वहाँ ये बात चर्चा हुआ था कि जो स्मॉल फैक्ट्रीज को मजदूर कानून का अमेंडमेंट वगैरह करना चाहिए, और वही 45th लेबर कॉन्फ्रेंस में मजदूरों के लिए और 3 बात था कि नेशनल मिनिमम वेज हो और सेम वेज फॉर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर अगर वो रेगुलर वर्कर जैसा काम कर रहा है, और थर्ड है जितने स्कीम वर्कर है उनको वर्कर का दर्जा दिया जाता है जाना चाहिए, उनको अभी वॉलंटियर बोलते हैं। ये तीनों के बारे में सरकार के ओर से कोई एक वर्ड भी नहीं है, लेकिन जो मालिक लोगों के लिए एंटी लेबर जो डिमांड था आज सीधा उनको पूर्ण करके ऐलान किया जा रहा है। और जैसे पवन ने बताया वहाँ ट्रेड यूनियन का मजदूरों का कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन के ओर से हम लोगों ने, आप सुनिए कितना सहयोगिता मोदी सरकार के प्रति। सरकार आते ही 25 जून 2014 को हम लोगों ने जॉइंटली सारे ट्रेड यूनियन मिलके प्रधानमंत्री जी को अपने ज्ञापन दिया कि हम आपका जो सहयोगिता करना चाहते हैं। पूर्व सरकार के समय में 10 सूत्री मांग को लेकर डायलॉग चल रहा था, वो अधूरा रह गया, आप कृपया उसको कंटिन्यू कराइए। वो चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं, मीटिंग बुलाना तो दूर के बात है, लास्ट सेंटेंस। और एक के बाद मजदूर विरोधी कदम उठाया जा रहा है विदाउट कंसल्टेशन। इसलिए ये बात जानिए, फॉर्म एंड कंटेंट जो परिवर्तन हो रहा है वो मजदूर के लिए सत्यानाश है, और जो तरीका है मजदूरों से कोई चर्चा नहीं है। इसलिए फॉर्म एंड कंटेंट दोनों का हम विरोध करते हैं, और 11 ट्रेड यूनियन मिलके हमने कार्यक्रम लिया है। 5 दिसंबर देश भर में हमने प्रतिवाद दिवस का सिद्धांत लिया, लेकिन आज जो कांड हो गया हमको लगता है टाइम आ गया कि हमने हमारा कार्यक्रम को और तेज करने के लिए सरकार ने हमको मजबूर कर रहा है।